हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। चलो, शून्यकाल मुझे इंद्रांश सुबा जी का नोटिस मिला है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? इंद्रांश सुबा। अध्यक्ष महोदय, हमेशा हम शून्यकाल में अपने स्टेट का और अपनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का कुछ ना कुछ डिमांड लेकर ही आते हैं और सरकार ने हमेशा हमारे डिमांड को सुना है और इसको पूरा करने की कोशिश भी की है। कई सारे डिमांड पूरे भी हुए हैं, लेकिन आज अध्यक्ष महोदय मैं उस नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता, गर्व और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ बोल रहा हूं, जिसने इस राष्ट्र को बदल दिया है। कुछ वर्ष पहले तक, मैं सिक्किम से ही शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले तक जब हम सिक्किम जाते थे और कई सारे दोस्त भारत से जब सिक्किम घूमने आते थे, तो सबसे बड़ा मुश्किलें हमारे कनेक्टिविटी में था और उस कनेक्टिविटी को कई दशकों तक इसको ठीक नहीं किया गया। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के एनडीए सरकार आने के बाद विगत 10 साल में कई सारे कनेक्टिविटी के कई सारे हमें रिसोर्सेज दिए गए। जैसे पहली हवाई अड्डा ओपनिंग किया गया, उसके बाद अभी सेवक से लेके रंफू तक का जो रेलवे है, उस रेलवे को पूरा करने के लिए आज पूरे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में एटलीस्ट सिक्किम में पहली बार रेलवे का कनेक्टिविटी रहेगा। शिवक से लेके रंफू तक जो रेलवे बन रहा है, उसमें 45 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर टनल और ब्रिजेस के तहत बन रहा है और इससे आगे ले जाने की कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के साथ एक उल्लेखनीय तथ्य साझा करना चाहता हूं, जो केवल संख्याओं की नहीं बल्कि सेवा की एक असाधारण यात्रा की कहानी कहते हैं। मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तब से लेकर आज तक निरंतर शासन की बागडोर संभाले हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिनों के साथ पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो श्री पवन कुमार चामलिंग, जो हमारे स्टेट से थे, जो सबसे छोटा स्टेट था, उसका स्टेट में सबसे लंबा एक सरकार चला, उनके जो रिकॉर्ड 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख बन गए हैं। मैं सिक्किम के जनता की ओर से और सारे मेरे कॉलीग्स जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनके ओर से भी, और सिक्किम के हमारा नेता श्री प्रेम सिंह तामांग जी के ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, जब एनडीए सरकार की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट का तो बात करना ही पड़ेगा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखा जाता था अध्यक्ष महोदय? सभी को पता है कि ये डिस्टर्ब एरिया बोला जाता था, यहाँ पे इंसर्जेंसी का एग्जाम्पल्स दिया जाता था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद और मोदी जी के नेतृत्व आने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंटल मॉडल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसके विकास को और प्रगति देने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 21,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। यही वास्तविक न्याय बड़े पैमाने पर देखभाल और प्रतिबद्धता के साथ देश के हर कोने में यही कहानी लिखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह याद रखना जरूरी है कि मोदी जी की यात्रा पहले दिन से ही चुनौतियों से भरी रही थी। उन्होंने गुजरात की कमान जब संभाला, तब उस समय में जो भूकंप हुआ था, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इस समय में उन्होंने वहां का लीडरशिप लिया था। लेकिन गुजरात को भूकंप का डिस्ट्रक्शन से तो बाहर निकाला ही, लेकिन इसको गुजरात मॉडल के रूप में, एक डेवलपमेंटल मॉडल के रूप में और गवर्नेंस मॉडल के रूप में भी इसको आगे लेकर गया। एक दशक के भीतर उन्होंने गुजरात को एक ऐसे शासन मॉडल में बदल दिया जो पूरी दुनिया में इसको केस स्टडी बन गया। गुजरात का जीएसडीपी 16 गुना बढ़ गया। उन्होंने नर्मदा का पानी हर किसान के खेत में और घर में पूरा ले जाने की काम किया। एक पीढ़ी के प्यास को वहाँ पे खत्म किया।
रण उत्सव और वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किए और सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक ऊर्जा में बदल दिया। गुजरात के लिए जो उन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, जो गुजरात के लिए उन्होंने किया, सिर्फ गुजरात में ही रखने के लिए नहीं सोचा। उन्होंने ये कमिटमेंट लिया कि इसको सारे भारत देश में इंप्लीमेंट करना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां पर कभी कोई जाने के सोचता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे देश में इसको लागू करवाने की कोशिश किया है और लास्ट 10 इयर्स में इसको कई लेवल पर सक्सेस भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी स्वयं एक साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी तरह। जैसे हम गांव से यहाँ संसद तक आए, मोदी जी भी गरीबी से उठकर यहाँ तक पहुँचे। शायद इसीलिए उन्हें बिल्कुल पता है कि गरीबी क्या होता है और उनके एस्पिरेशंस, उनका ज़रूरतें क्या होते हैं, ये मोदी जी को बहुत ही अच्छे तरह से मालूम है। इसीलिए पीएम जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। पीएम आवास योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 43 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर के नल पर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ बिना जमानत के ऋण, जिसमें लगभग 40 लाख करोड़ वितरित किया गया। और अध्यक्ष महोदय, इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मुद्रा योजना दिया गया, इसमें से 68% वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ने ये लोन लिया है और दिया गया है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की ये समावेशी भावना केवल आर्थिक सशक्तिकरण में नहीं है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में इस लोअर हाउस में, लोकसभा में बैठने का 2 बार मौका मिला और सिक्किम के जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, आज भी यहाँ आने का मौका मिला। तो जब हम संसद भवन में थे, जो अभी ओल्ड पार्लियामेंट हाउस जो है, संविधान सदन जो अभी बना है, जो पार्लियामेंट हाउस था, वहां से यहाँ आते वक्त हमारे माँ बेटियों को सशक्त करवाने के लिए और नेतृत्व में ले आने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास करवाया और उसमें 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। इसमें हमें भी वोट देने का मौका मिला और हम भी इस ऐतिहासिक, जो मोदी जी ने अपना नेतृत्व में ये ऐतिहासिक जो एक्ट लाया, इसका हम भी हिस्सा बनने के मौका मिला। मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मोदी जी से पहले की सरकारें कई बात किया जाता था, वुमेन एम्पावरमेंट का बात किया गया, कई सारे बात किया गया, लेकिन बुनियादी चीजें जो रूरल एरियाज में होता है, इस विषय में भी ज्यादातर सोचा नहीं। सभापति महोदय, स्वच्छ भारत के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए और गांव में हमने इसको खुद देखा है और इसका जो फायदा हुआ है, ये शायद बहुत सारे मेंबर्स इसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि गांव में अगर जाएंगे तभी समझ पाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर महिलाओं को जहरीली धुएं से मुक्त किया। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी आदिवासी समाज की भी बहुत परवाह करते हैं। जितने भी ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स को बहुत ही उन्होंने न्याय दिया है और सबसे बड़ा न्याय ये हुआ सभापति महोदय, संथाल आदिवासी समुदाय की एक बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद, राष्ट्रपति पद पर आसीन किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में ही भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। सभापति महोदय, इससे पहले इंडियन हिस्ट्री में ट्राइबल को हमेशा मार्जिन में रखा गया, ट्राइबल के विषय में कभी बात ही नहीं किया। अभी जब ट्राइबल के विषय में बात हो रहा है सभापति महोदय, कई सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिसको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को पता है कि मोदी जी ने कितना काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी कभी राष्ट्र हित के साहसी फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। 70 वर्षों तक अनुच्छेद 370 एक ऐसी विसंगति बनी रही जो किसी भी लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने यह अन्याय समाप्त किया
जम्मू कश्मीर पूरी तरह एकीकृत हुआ, एक संविधान, एक झंडा, एक भारत बन गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर परिवर्तन उतना ही ऐतिहासिक है। एक समय था जब भारत चुपचाप सहते थे। 2001 का संसद हमला, 26/11 के मुंबई हमले और न जाने कितने और हम देखते रहते थे। पाकिस्तान बेखौफ होकर हमला करते रहते थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर यह नया भारत के दरवाजे पर पूरी ताकत से दस्तक देते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक और महत्वपूर्ण पहलू है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत। मैं आत्मनिर्भर भारत का बात कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का लक्ष्य, जिसने देश को शानदार परिणाम दिया है। रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ड्रोन, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, डीप टेक, खिलौने और वस्त्र, जिसके लिए हम इंपोर्ट के ऊपर निर्भर थे, आज ये अपने देश में ही बन रहा है, हमारे युवाओं की तरफ से बन रहा है। सभापति महोदय, मैं जस्ट कंक्लूड करने वाला हूँ। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी सच्चे अर्थ में एक दूरदर्शी नेता है। ये इसलिए दूरदर्शी नेता हम बोल रहे हैं कि उन्होंने 2047 में विकसित भारत बनाने का उनका आह्वान एक ऐसा नेता की सोच दर्शाता है जो वर्षों में नहीं दशकों में सोचते हैं। उनकी डिजिटल इंडिया क्रांति, अध्यक्ष महोदय, उनकी डिजिटल इंडिया क्रांति ने हर भारत की जिंदगी बदल दी। आज भारत के पास 1 अरब से अधिक इंटरनेट उपभोक्ता है। हमारा यूपीआई दुनिया में 49% रियल टाइम डिजिटल लेन देन को संभालता है और भारत अब चैट जीपीटी का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। मोदी जी का नेतृत्व उद्देश्य से परिभाषित है, विनम्र फिर भी दृढ़, विजनरी फिर भी जमीन से जुड़े। उन्होंने इस राष्ट्र को सिखाया है सेवा ही सर्वोच्च पूजा है और विकास ही सच्ची राजनीति है। सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी वे सादगी का जीवन जीते हैं। उनका जीवन ही उनका संदेश है और वह संदेश 140 करोड़ भारतीयों को प्रेरणा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम अमृत काल में हैं। विकसित भारत 2047 को निर्माण का स्वर्णिम काल, सिक्किम के पहाड़ों से मैं पूरे विश्वास और पूरे दिल से कहता हूं, हम कृतज्ञ हैं, हम प्रेरित हैं और हम धन्य हैं। थैंक यू अध्यक्ष महोदय। जय हिंद। नॉर्थ ईस्ट के सदस्य हैं, नए हैं, मौका कभी मिलता नहीं, इसलिए मौका दिया जाता है। गुरजीत सिंह ओजला। धन्यवाद स्पीकर साहब। मैं अज शहीद आजम भगत सिंह जी का शहादत देना, मैं तुहानू एक ध्यान च लियाना चाहना कि शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम लैके और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान का नाम लैके नकली क्रांतिकारी जिहड़े ने अज पंजाब दे विच की उन्हां माहौल बनाया, मैं दसना चाहना साहब। आपका जो लिखा है बताओ सर, वही बता रहा हूँ सर, उसमें यार नहीं, भूमिका मत बांधो सर, उससे कम टाइम लूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट के नहीं हो, आप पंजाब के हो। सर पंजाब का इश्यू उठाओ। सर, इतना दबाव साहब बहुत जरूरी है। सर देखिए, पंजाब में टेंडर निकले एफसीआई के वेयर हाउस के, और वहां का एक मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के टेंडर लेना चाहता था। उसने दबाव बनाया, पंजाब का मिनिस्टर, उसने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 20,000 टन तो उसको मिल गए, 30,000 टन किसी और को मिल गए। सर 8 महीने प्रोसेस लेट हुआ उसका, और उसके बाद क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर साहब 1 मिनट बैठिए, आपकी प्लीज सर, प्लीज सुन के जाइए सर, बहुत बुरी हालत है, पंजाब की बात सुनना जरूरी है साहब आपका। सर उसके बाद उसको बुलाया गया। एक मिनट सुनो तो, मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ये जो मसला है ये पंजाब राज्य का है। कांग्रेस, अरे सुनो ना, पंजाब के सारे सांसदों से मेरा निवेदन है, मुझे लिख कर दे दे
कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने में टप से कर दूंगा। चलो होगी सर सुसाइड की हाँ बुलाकर गगन जो है, जो डीएम था वेयर हाउस का, उसको बुलाया गया मंत्री ने, बुला के उसको पीटा। सर मैं कर लेगा यार उनका सर उसको पीटा गया, मारा गया, साल्ट किया गया, उसको बोला तेरा टब्बर मरवा देंगे, नकली वीडियो बनी। सर उसने एक हफ्ते बाद पूरी गुहार लगाई, उसने सुसाइड किया। सुसाइड कमिट करने के बाद साहब कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पूरी मशक्कत के बाद 18 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है। सर उसके बच्चे रोते नहीं देखे जा सकते। वो मेडल गोल्ड लिस्ट है, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी डबल। सब मांग भी सर सुन लीजिए, इतना टाइम सुना सर, बहुत गंभीर इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। सर जो ईमानदार अफसर है पंजाब में काम नहीं कर पा रहे, वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, दबाव है। सर उस मंत्री ने टेंडर उसके बाप के नाम से हो रहा था, उसको लेने के लिए उसके ऊपर उसको बोला मैं तेरे बच्चों को गैंगस्टर से मरवा दूंगा, तेरे परिवार को मरवा दूंगा। सर उसने सरफास खाया, सुसाइड किया। मेरी सरकार से मांग है सर, मेरी मांग है सर मैं धन्यवाद करता कि एचएम साहब ने सीरियस नोटिस लिया। मैं एचएम साहब ਨੂੰ कहना चाहना एनआईए ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ कराओ, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है सर ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। और नरेश एक और एसडीएम बबनजीत सिंह वालिया। धन्यवाद स्पीकर साहब, धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब सर्वप्रथम मैं समाजवादी आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। मनवर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया, जिसको समाजवादी नेता माननीय अखिलेश यादव जी विचारधारा को भारत की आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को समाप्त करने का अभियान और आंदोलन चला रहे हैं। मनवर सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरे जनपद फतेहपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों पिछड़े वर्ग के और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के साथ जुड़ा हुआ, जिन्हें आज भी उनकी छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त नहीं होती है। मानवर महोदय, छात्रवृत्ति केवल एक आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि एक गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हजारों छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई इसी छात्रवृत्ति के भरोसे जारी रखते हैं। मनोज दुर्भाग्य है कि इस समय बड़ी संख्या में ओबीसी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान या तो नहीं मिला या फिर अत्यधिक देरी से मिल रहा है। मनोहर कई विद्यार्थियों के आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान नहीं है। मनोहर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव हमारे युवाओं, विशेष रूप से छात्रों पर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक छात्राएं ऐसी हैं जिनके परिवारों की सीमित आय के कारण उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है। छात्रवृत्ति में देरी होने के कारण कई छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मनोहर, मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के सभी पात्र छात्र छात्राओं की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र कराया जाए। छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न न हो। विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं की शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए आवश्यक कदम उठाए जाए। महोदय, हमारे देश के भविष्य में हमारे युवा और विद्यार्थी हैं। यदि हम उनके सपनों के समय सहयोग नहीं दे पाए तो केवल एक प्रशासनिक कमी नहीं होगी, बल्कि देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ अन्याय होगा। इसी भावना के साथ मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि इस विषय की गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देकर न्याय दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री गुरजीत सिंह आजला जी। अरे उतना समय नहीं देते भाई।
गुरजीत सिंह आजला जी, माननीय सदस्य श्री रवनीत सिंह जी, चेयरमैन सर, मैं आज सदन में हमारे पंजाब के उस मेरी बहन उनका भी 0 आवर है क्या? गगनदीप सिंह रंधावा जी की जो पत्नी है, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां 13-14 साल की और एक बेटा 10 साल का, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। ये मंत्री एमपी होने की बात नहीं है, यहां मैं पंजाब के उस बहन के लिए बोल रहा हूं। और सर ये पहली बार हुआ है, नाम आप चाहे निकाल देना, पर जो वहां का मंत्री था उसने उसके पिता के नाम कभी सुना है? सिटिंग कैबिनेट मंत्री वो वहां पे अपने पिता के नाम पे, जिसका नाम उसके नाम पे टेंडर एफसीआई के लेने के लिए वहां का जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 13 तारीख को अपने घर बुला के जो रिकॉर्डिंग है सारी वीडियो, उसको वहां पे आके उसे कहता है भी तेरी बेटी 13-14 साल की बच्ची है, जो अगर टेंडर नहीं देगा तो तेरी बेटी को उठवा लूंगा, नहीं तेरी बेटी को मरवा दूंगा। उस बाप की स्थिति देखिए, उसने चिट्ठी लिखी अपने एमडी को, उसने चिट्ठी लिखी डीसी को, किसी का जवाब उसको बचाने के लिए ही नहीं आया। जब उसने ये स्थिति देखी भाई मुझे ना डीसी ना मेरा एमडी जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मुझे बचाने के लिए नहीं आ रहे, तो उसने अपनी बेटी की इज्जत के लिए, अपनी जो एक वाइफ जो टीचर है उसकी इज्जत के लिए, आज उसकी वीडियो आई है वो घर में सल्फाज की गोलियां खा रहा है। और उसके बाद उसने वीडियो बनाई भी मेरा जो कातिल है जो कैबिनेट मंत्री है और उसका पिता, दोनों ने मुझे पीटा है और मेरी बेइज्जती की उनकी, और उसके 2 दिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आज मैडम 4 दिन हो गए, उसके ऊपर उसे गिरफ्तारी नहीं हुई, उसे पकड़ा नहीं। वो बाहर भाग सकता है, किसी भी एयरपोर्ट से वो बाहर निकल सकता है, इलीगली वो बाहर भाग सकता है, लेकिन एक भी कार्रवाई उसे पकड़ने के लिए नहीं हुई। उसकी बच्चे, आज अभी मैं देख रहा था, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैडम हम कहां जाएंगे, इतना पाप। उसकी बेटी 13-14 साल की कह रही है मैंने अजीब तक मेरे बाप की मैंने अपना शक्ल नहीं देखी, बॉडी नहीं देखी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मंदिर में नहीं अगर बात करेंगे तो कहां करेंगे? पहले मैडम सब पार्टियां, मैं मुबारकबाद नहीं कहता, मैं कहता हूं यह अच्छा कदम है, कांग्रेस पार्टी, अकाली दल और सबसे बीजेपी ने जिसने लीड किया, और हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने ये आज हाउस में कह दिया भी लिख के दें। एनआई की बात अब कर रहे हैं, सीबीआई की जब बात आपके प्रेसिडेंट ने की, आपकी पार्टी ने की, आप अगर अभी एचएम ने जो कहा है सीबीआई को इंक्वायरी देने की बात करें, और बहुत बड़ा प्रदर्शन सब पार्टियां इकट्ठी कर रही हैं, ये पहली बार हुआ है, पर हमें इंसाफ चाहिए। दूसरा इंसिडेंट, कल ही एक एसडी उसने चिट्ठी लिखी डीसी को भी मुझे मेरा एमएलए से मुझे खतरा है बागा पुराने का, यहां पे बैठा कोई सरकार नहीं। आज मैं भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीदी दिवस है मैडम, उनको श्रद्धा देता हूं, और वो ही आपको याद होगा, वो भगत सिंह की पकड़ी बांध के ये बातें करता था, और वही रंग उस पार्टी ने, झाड़ू वालों ने बांधा। आज उसके दिन वो नाइंसाफी हो रही है, इसका जिम्मेवार इसे हमारी बहनों की इज्जत, हमारी माओ की इज्जत अगर इस तरीके बेलाम होगी, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? तो इसलिए जो एमपी, सारे हम पंजाब के एमपी जितने भी यहां बैठे हैं, वो लिख के दें। आम आदमी पार्टी के 2 एमपी हैं, अगर वो पंजाब के हैं, अगर वो भगत सिंह की शहादत को मानते हैं, वो भी दोनों एमपी उसके अगेंस्ट इंक्वायरी मांग करें। बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया, पर बहुत सीरियस मैटर है। मैं माननीय सदस्य श्री धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, आज के इस मौके पर सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु गुरुदेव जी को, सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जहां श्रद्धांजलि है, जयंती भी है। माननीय अध्यक्ष जी, लोहिया जी ने कहा था कि संत सोपा ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60, और इसी मांग को लेकर
माननीय अध्यक्ष जी, सदैव नेताजी सहित सभी समाजवादी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। अभी 30 अप्रैल 2025 को भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला तो लिया कि जाति जनगणना कराएंगे। उस फैसले का मैं समझता हूं सभी देशवासियों ने स्वागत किया और पहली बार ऐसा मौका आया कि लगा कि कहीं शायद पिछड़ों के लिए कुछ भाजपा के लोग भी सोच रहे हैं। लेकिन सभापति जी, 22 जनवरी 2026 को जो नोटिफिकेशन आया है जाति जनगणना को लेकर, जिस जाति जनगणना में लगभग 33 सवालों के लिए गजट हुआ है, जाति जनगणना के लिए 33 सवालों में सभापति जी हम लोग बड़ा चश्मा लगा के ढूंढ रहे थे कि शायद इस गजट के अंदर कहीं पिछड़े वर्ग का जिक्र हो, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है सभापति जी, गजट में जिक्र नहीं है। भाषण और बयान लगातार सरकार दे रही कि जाति जनगणना होगी। सभापति जी, पिछड़ों के साथ 2011 की जाति जनगणना में भी धोखा हो चुका है और इसलिए पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों को आज भी इस बात से डर है, भय है कि सरकार जो कह रही है, सरकार जो बात कर रही है और सरकार की जो नीयत है, दोनों में बहुत अंतर है। अगर सरकार की नीयत पिछड़ों के लिए सही है तो इस गजट का संशोधन करिए। बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, अक्सर बात पिछड़ों की करते हैं, लेकिन इस गजट में कहीं पिछड़ों की चर्चा नहीं है। पहले सवाल आधा मिनट सवाल। पूरे देश का पिछड़ा वर्ग वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियां, पिछड़े विरोधी नीतियों के कारण इस बात से पूरा भयभीत और सशंकित है कि इस जनगणना में भी पिछड़ों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होगा। इसलिए सभापति, अन्याय न हो, सरकार स्पष्टीकरण दे, शुद्धिकरण दे और नया गजट जारी करके पिछड़ों को जोड़े, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। माननीय सदस्य श्री गोपाल जी। यस मैडम, गोपाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं वो ले आऊं। आज बड़ा हर्ष के समय जयमा नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारतक प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में जे काम कलन हन वो भूतो न भविष्यति। हम संपूर्ण मिथिला क्षेत्र, बिहार के देश से और भारत से इनका अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी, चंदन करे छी और ईश्वर दीर्घायु हमारा प्रधानमंत्री के एना ही बनेने रहे और हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में अपन अकबाल देखबैत रहे। माननीय सभापति महोदय, हम अहाँ के माध्यम से अपन सरकार के ध्यान दरभंगा सहित उत्तर बिहार के अन्नदाता किसान के ऊपर आयल एक गंभीर समस्या के ओर आकृष्ट करवा चाहे छी। सभापति महोदय, विगत 20/3/26 शुक्रवार के देर शाम दरभंगा सहित संपूर्ण उत्तर बिहार क्षेत्र में असमय वर्षा, तेज आंधी तूफान एवं ओला वृष्टि के कारण गेहूं, मक्का सहित अन्य रबी फसल के भारी नुकसान भेल। महोदय, खेत में गेहूं, मक्का सहित अन्य फसल लगभग तैयार छल आ एहन समय एहि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान के मेहनतक गंभीर रूप से प्रभावित कैल और भारी नुकसान पहुंचाल गेल है। महोदय, अनेकों स्थान पर स्थिति अत्यंत चिंताजनक अछि और गेहूं और मक्का के फसल पूर्ण रूप से बर्बाद भ गेल। एहन परिस्थिति में अन्नदाता किसान के समक्ष आजीविका के संकट उत्पन्न भ गेल हन। हम सभापति महोदय, हम बिहार सरकार से सेहो अनुरोध करै छी जे अविलंब फसल क्षति मुआवजा के लेल आवश्यक कदम उठायल जाय। अपडेट रसीद और जमाबंदी जे फसल क्षति मुआवजा के आवेदनक समय मांगल जाइत अछि ओकरा से मुक्त प्रदान कैल जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान के फसल क्षति मुआवजा भेट सके। महोदय, किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, देशक अर्थव्यवस्था के रीढ़ छथि। हम सभापति महोदय, दरभंगा सहित उत्तर बिहार के अन्नदाता आइ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ओर
उम्मीद भरल नजर से देख रहल अछि आ हमरा पूर्ण विश्वास अछि कि सरकार एहि संकट के घड़ी में हुनका संग मजबूती से खड़ा रहत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती साजिदा अहमद जी। Thank you, Madam Chairperson. The traditional Zari worker of Uluberia, Howrah, especially from Uluberia 1 and 2 block, Uluberia municipality and Bagnan areas, are facing severe crisis despite their rich contribution to India's textile heritage. While the West Bengal state government has taken several steps to support artisans, but lack of focused support from the union government has left this vulnerable artisan community behind. Most artisans, especially women, work in poor conditions without formal recognition or access to central schemes. They lack training in modern designs, branding and digital marketing. Formation of artisan clusters and access to skill development through NIFT or Ministry of Textile is urgently needed. I urge the union government to step in and support these artisans through targeted schemes, engagement with Khadi and village industries, partnership with corporate houses under CSR, and cluster-based development. Central assistance is very much needed to preserve this dying craft and to uplift thousands of families who are depending on it. Thank you, sir. Thank you so much. माननीय सदस्य डॉक्टर मल्लू रवि जी। मैं खड़ा हो जाता हूँ मैडम, कोई नहीं बोल रहा। माननीय सदस्य डॉक्टर अगोमचा बिमोल जी। मुझे बुलाया था। नहीं मैडम, है ना, वो बोल रहे हैं। बोलिए जी माननीय सदस्य। Thank you, Madam Chairperson. You know, some people can speak for 13-14 minutes in the name of 0 hour. I hope you will also give me some more time. Chairperson, I just want to remind the House and the Government of India through you that the violence and tragedy that we have witnessed in Manipur continues. One engineer by the name Mayank Lambam Rishikanta, with folded hand, pleaded for his life and justice before he was shot point blank and killed by suspected Kuki armed criminals. It is not Rishikanta's hand only. His folding hand represents hundreds of people who were killed and thousands who were rendered homeless, asking for and pleading for justice. It could be the hand of Olivia Florence, 2 young women who were killed in Imphal. It could be the hand of Urembam Rani, the elder women of the 6 women and children who were captive, who were taken hostage and slaughtered in this violence. Those folded hand of Rishikanta represents the folded hands of the suffering people of the state of Manipur, asking for justice and fixed accountability for the violence that we have witnessed. Those folded hands were also asking that let us have the right given by the constitution of the country. Let us go back home. Let us resettle ourselves in our home state. We don't want to stay in relief camps. That's the plea. The folded hand of Rishikanta also represents those people who are asking that we should have free access to highways, airports. We are still being denied for 3 years. Madam Chairperson, I don't know what to say. We have pleaded that this House should discuss. Rishikanta's folded hand also is asking for this House to spare some time to discuss on way to go forward and to discuss this denial of human rights in this state. Lastly, but not the least, Rishikanta's folded hand is also asking the government of India, do not treat Manipur as a vassal state of an empire. It is a state, a unit of the Union of India. Please do not forget. The government of India is treating as if it is another vassal state of an empire called the Indian state. It should not be done. Justice is required. You have an inquiry committee instituted which is supposed to submit its report within 6 months.
in 2023. Now this is 2026. Why is that the government of India is scared to fix responsibility for this violence? That pleading hand of Risikanta represents the pleading hands of hundreds and thousands of people who are asking for justice in our state. Thank you, Madam Chairperson. माननीय सदस्य डॉक्टर मल्लू रवि जी। Honorable Chairperson, Madam, I rise to draw the urgent attention of this House to the continuous flight of domestic workers in India, one of the largest yet most invisible segments of our workforce. A majority of them are women from marginalized and economically vulnerable backgrounds who sustain households and enable broader economic participation. Despite their vital contribution, domestic workers face systemic exploitation, absence of legal recognition, lack of written contracts, undefined working hours, wage theft, arbitrary dismissal, and denial of basic rights such as weekly rest and leave. Many are also subjected to physical, sexual, and psychological abuse with little or no access to justice. The under-regulated functioning of placement agencies further aggravate their vulnerability. Honorable Madam, the recent expert committee has stated that existing labor codes welfare mechanisms are sufficient. However, ground realities clearly indicate otherwise. Domestic workers remain outside effective enforcement frameworks as their workplaces, private homes are beyond the reach of labor inspection. Welfare schemes like e-Shram do not provide enforceable rights or accountability. Therefore, I urge the government to enact a comprehensive central legislation recognizing domestic workers as workers, ensuring minimum wages, regulated working conditions, social security, and accessible grievance redressal mechanisms. I also request the government to take steps towards ratification and implementation of ILO Convention 189. This is not merely a labor issue, but a matter of dignity, gender justice, and constitutional rights. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज सदन के सामने आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में कई बार कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महान संत और महाकवि महर्षि वाल्मीकि के संबंध में आपत्तिजनक एवं भ्रामक सामग्री प्रसारित की जा रही है। रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि न केवल सनातन धर्म संस्कृति के आधार पर सतम है और बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सम्मान का प्रतीक भी हैं। तो सभापति महोदय, इसके बावजूद कुछ वेबसाइटों और विशेष रूप से सर्च इंजन गूगल पर खोज करने पर उनके बारे में आपत्तिजनक शब्द और भ्रामक जानकारी दिखाई देती है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है और वाल्मीकि समाज सहित वाल्मीकि समझ सनातन धर्म अनुयायियों की भावनाएं आहत होती हैं और समाज भ्रम और तनाव स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंत में मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस विषय पर गंभीरता से लेते हुए संबंधित कंपनियों और प्लेटफार्मों को निर्देश दे कि वे आपत्तिजनक शब्द और भ्रामक सामग्री को तुरंत हटाएं। भविष्य में इस प्रकार की सामग्री के प्रचार व प्रभावी रोक लगाने के लिए ठोस व्यवस्था करें ताकि समाज में सौहार्द सम्मान की भावना बनी रहे। सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे हरियाणा में इस तरह का एक इशू आया, बड़ा खतरनाक था। उसमें जातीय दंगे फैलने की संभावना हो गई थी। इसके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा हम सब लोगों ने प्रयास किया कि किसी तरीके से इसको रोका जाए। मंत्री जी यहाँ बैठे, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से इन आपत्तिजनक शब्दों को गूगल से और दूसरे जो सोशल मीडिया में उनको निकाला जाए। अंत में मैं कहूँगा, जय भगवान वाल्मीकि। माननीय सदस्य श्री भर्तहरि मेहताब जी। धन्यवाद मैडम। I come from a
place and I represent Cuttack Parliament constituency, which gave birth to Netaji Subhash Chandra Bose. Our beloved Prime Minister installed a full life-size statue in India Gate. But there are certain unfinished work that needs to be done. It was in 1953, my father had visited Japan. And during that visit to Japan, he also visited Renkoji Temple of Tokyo, where the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose is there. Recently, in the Supreme Court of India, a petition was filed before the Chief Justice and other two judges. It was a three-bench court, that the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose should be brought back to India. For a very long time during Congress regime, the impression that was being created is that Netaji's ashes in Tokyo is not real. But now, Netaji's daughter has been asked to file a petition before the Supreme Court of India. And this has been said no less than the Chief Justice of Supreme Court of India. My request to you through this House and to the government is, Government of India should take adequate steps to bring back the ashes of Netaji Subhash Chandra Bose back to India so that we can give adequate homage to the great son of this country. Therefore, I would like to draw the attention of this august House and the government towards a matter of deep national sentiment and historical justice connecting towards Subhash Chandra Bose. Recently, as I said, the Supreme Court of India observed that Anita Bose Paf, the daughter of Netaji, should personally approach the court if she seeks intervention for bringing his ashes from Renkoji Temple back to India. I urge the Union government to take proactive steps both diplomatically and legally to ensure the return of Netaji's remains. The government must also extend full support to his daughter in pursuing her rightful claim. This is not merely a family matter, but a question of national honor. Thank you. माननीय सदस्य श्री डॉक्टर गणपति राजकुमार जी. Thank you, ma'am. I rise to raise a matter of urgent public importance, the unfair minimum balance penalties imposed by private sector banks on ordinary citizens. Between financial year 2022 and 2025, Indian banks have earned a staggering 19,836 crores purely from minimum balance penalties. Ma'am, this is not income from lending or services. This is money taken from people simply because they did not have enough balance in their accounts. Consider this. Bank-wise, HDFC, 3,872 crores. Axis Bank, 2,706 crores. Punjab National Bank, 1,578 crores. Bank of Baroda, 1,272 crores. ICICI Bank, 1,225 crores. Sir, who's paying these penalties? Not the rich. They are the daily wage workers, small farmers, migrant laborers, students, and pensioners. Sir, people are being penalized for being poor. Now, look at the contrast. The State Bank of India stopped charging these penalties from March 2020. And today, 9 out of 12 public sector banks have reformed or removed such charges. So, why are private banks still continuing this practice? So, through you, I demand the RBI must abolish minimum balance penalties for low-income account holders. No penalties on Jan Dhan and other welfare accounts. Audit banks and provide funds where exploitation has occurred. Sir, we opened crores of bank accounts for financial inclusion. But what is the meaning of inclusion if money is taken away from the poor? This is not inclusion, it is exclusion. I urge the government to act immediately. Thank you. माननीय सदस्य श्री सुकांत कुमार जी. सभापति महोदया, मु धन्यवाद देवी
सरकारଙ୍କର जो दूरदृष्टि नहीं पोस्टाल डिपार्टमेंट को रिवाइव करने पाई संस्कार आने से सर्वप्रथम मुझे ए साधु उद्यम को प्रशंसा करुच्ची किंतु दुखर सह कहवा पड़ुची जे मो अंचल जोटा आदिवासी अध्युषित अंचल मो पार्लियामेंट कंधमाल पार्लियामेंट रे अधिकांश जगार जो सब पोस्ट ऑफिस गुड़िक होगुड़िक भड़ारे चलुची एवं दूर दूरांत 2-3 किलोमीटर दूर को जाइकरी आदिवासी भाई भौणी माने ए पोस्टाल सेवा सहित जो सुजोग मिलवा कथा से वंचित होती ता सहित हेडक्वार्टर जो आमर रही पोस्ट ऑफिस मेन पोस्ट ऑफिस बौद्ध एवं कंधमाल सेगुड़िक भांगी रुझी गलानी तार जो प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर हवा कथा जो उद्यम केंद्र सरकार जो पर्पस रखिकी जो उद्देश्य रखिकी पोस्टाल डिपार्टमेंट रे रिफॉर्म आनी मो अंचल से डिप्राइव होची तेणु मु माननीय मंत्री को आपण द्वारा एक कथा नजर को आणुची जे जो गुड़िक भड़ारे चलुची सब सब पोस्ट ऑफिस सेगुड़ी को स्थायी भाव में निर्माण करा जाऊ एवं बारंबार भड़ारे चलुवा दृष्टि स्थान परिवर्तन होची सब पोस्ट ऑफिस या जदि निजस्व ढंग से सबू निजर बिल्डिंग एवं डिजिटाइजेशन करा जाई पारंता ताहाले मो अंचल भाई भौणी माने उपकृत हो पारंते। नमस्कार। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार दोहरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र के इटावा जिले में चकन्नगर ब्लॉक पड़ता है जो 80% से ज़्यादा बेड़ी क्षेत्र है। वहाँ पर 5 नदियों का संगम है जहाँ पचनदा भी बना हुआ है। यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ देश आज़ाद होने के बाद आज भी कई सड़कें नहीं बनी हैं जिसकी वजह से शिक्षा विहीन हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के चकन्नगर ब्लॉक के बेड़ी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इलाका मध्य प्रदेश की सीमा से भी लगा हुआ है। ये क्षेत्र भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना आना पड़ता है। इस क्षेत्र में केंद्रीय स्तर की गुणवत्ता शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने के कारण अनेक प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं मार्ग न होने के कारण बेहतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि यह सीमावर्ती क्षेत्र बिहार के क्षेत्र से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है तो इससे न केवल बिहार क्षेत्र बल्कि आसपास के अनेक गांव के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। अतः सरकार से विनम्र निवेदन है कि चकन्नगर ब्लॉक क्षेत्र के बिहार क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए जो कि अति आवश्यक है। यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर ऐसे कई मार्ग हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जैसे कि चकन्नगर हनुमंतपुरा से नंगला महानंद मार्ग, भरे मार्ग से निवी गांव तक कांची मार्ग, मित्रोल से गोहरे गांव तक, हनुमंतपुरा रोड से बरौना गांव तक, काला पाथर से पचनदा मार्ग तक, गोपियापुरा से पचना सुन लो। इनकी वजह से माननीय जी विद्यालय नहीं जा पाते। ये मार्ग सेंचुरी विभाग की वजह से अटके हुए हैं। तो सेंचुरी विभाग के मंत्री से भी मैं कहना चाहता हूँ कि तेलियन खोड़न गांव की सड़क, बरौनन बाग से कोटरा मार्ग, ये निम्न मार्ग न होने से बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सेंचुरी से रोक हटवा कर के अगर मार्ग बन जाते हैं तो आपके द्वारा इन बच्चों को सभी को शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। और केंद्रीय विद्यालय वहां जरूरी है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय न होने से वहां के बच्चों को बहुत दूर जाना आना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनूप संजय धोत्रे जी। Thank you, Honorable Speaker, ma'am. I would like to express my heartfelt thanks to Honorable Prime Minister, sir, for his continued commitment to the welfare of farmers and agriculture sector.
His visionary leadership and farmer-centric policies have ensured that the backbone of our economy, our farmers, receive attention and support they truly deserve. Madam, I would like to commend the government for its proactive decision related to increase the MSP of cotton to rupees 8,110 rupees. This important step directly benefits and empowers lakhs of cotton farmers across the nation. The MSP of cotton has increased 108% in last 11 years, reflecting consistent annual growth and government's firm commitment to ensure that fair returns for farmers are ensured. India's import of raw cotton during 2020-21 was 110 million bales, and which has increased to 4.13 million during 2024-25. At the same time, India's export of raw cotton declined from 7.75 million bales to 1.8 million bales. This change signifies India's progress made under Make in India initiative and reflects a significant rise in domestic as well as imported raw cotton. Globally, the leading producers of cotton, including China, United States, and Brazil, all such countries have mechanized cotton harvesting using advanced technologies like cotton pickers and modular builders, significantly reducing the labor requirement. Ma'am, for instance, mechanical harvesters in United States can harvest hundreds of kilograms of cotton in a single day, whereas manual plucking in India requires plucking around 250 cotton bolls to obtain 1 kg of manual process of labor-intensive cotton picking. Government should consider increasing the basic custom duty to 10% from existing 5%, which would motivate farmers to ensure that they do not feel like scrap goods in the market system. Ma'am, I would like to end my speech. Truly protecting farmers must stand with them and prioritize industry is the need of our. But ma'am, India has 500 million people who depend on agriculture, whereas livelihood of textile industry is dependent on 25 million people. Through mitigate measures such as production link incentives, PL scheme should be adopted in textile sector, but the farmer should be considered the lifeline of India. Thank you, Speaker. माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन करता हूं। साथ ही साथ प्रखर समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को भी विनम्र श्रद्धांजलि नहीं, जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सार्वजनिक जीवन में एक लंबा अरसा लगभग 8,931 दिनों से ज़्यादा पूर्ण करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट 2026-27 में देश में युवाओं के लिए और खेल के लिए जो ऐतिहासिक आवंटन खेलो इंडिया मिशन के तहत 924 करोड़ का दिया है, यह सराहनीय है। साथ ही साथ भारत को उच्च गुणवत्ता और किफायती स्पोर्ट्स खेल सामग्री का ग्लोबल हब बनाने के लिए स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से 500 करोड़ का आवंटन दिया है। यह भी एक बहुत सराहनीय कदम है। ऐसे में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जब अपने बजट भाषण में अगले एक दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का विजन देश को दिया था, तो यह तभी पूरी तरह से साकार हो सकता है जब यह नीतियां दिल्ली के बड़े स्टेडियम से निकलकर हमारे गांव में और हमारे देहात में आम आदमी तक पहुंच सके। ऐसे में मैं अपने संसदीय क्षेत्र जमुई का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जमुई और आसपास के क्षेत्रों में जो हमारे युवा हैं, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन उचित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभा या तो गांव के धूल भरे मैदानों में या खेतों में ही सिमट करके रह जाती है। ऐसे में मेरा आग्रह होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और सरकार से और साथ ही साथ खेल मंत्रालय से भी कि जमुई में एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ अगर संभव हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अवश्य विचार किया जाना चाहिए।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया का विजन साकार करने के लिए अगर सरकार जमुई में युवाओं को यह सौगात देती है तो हमारे क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। धन्यवाद अध्यक्ष माननीय महोदय। सदस्य डॉक्टर किरसान नामदेव जी। मैडम, my parliamentary constituency Gadchiroli is going to come up as a steel hub. मैडम, इस स्टील हब होने के लिए वहाँ तो खदानें है, लेकिन स्टील प्लांट अभी एक है, उस ऊपर से उसके बाद और दूसरा आ रहा है। यहाँ पर अभी जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में कोंसरी में लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड का स्टील प्लांट है, इनको फिर आगे उनको डेवलपमेंट करना है, आगे फिर बढ़ाना है, इसलिए उनको 4,500 हेक्टेयर लैंड की जरूरत है। और उन्होंने उनके करीब का जो जयरामपुर और मुधोली एरिया है वो एरिया में मेजरमेंट शुरू कर दिया है लैंड लेने के लिए किसानों की फर्टाइल लैंड। उसी तरह से वहाँ पर अभी नया JSW का नया प्लांट आ रहा है, उनको भी करीब 3,500 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है। वो वहाँ पर जो 14 विलेजेस है, 14 गांव हैं, उनके जमीन का भी मेजरमेंट चल रहा है वो एक्वायर करने के लिए। लेकिन किसानों का विरोध इसलिए है मैडम कि वो फर्टाइल लैंड है। गढ़चिरौली वैसा भी जंगल का एरिया है, ज्यादा से ज्यादा लैंड जंगल ने ऑक्युपाइड की है। फर्टाइल लैंड बहुत कम है, जो कल्टीवेटेड लैंड बहुत कम है, और उसमें भी वो कल्टीवेटेड लैंड अगर किसानों की एक्वायर की गई इस प्रोजेक्ट के लिए तो उनके पास में कोई कल्टीवेटेड लैंड बचेगी नहीं, इसलिए उनका विरोध है। और दूसरी बात उनका कहना यह है कि अगर सरकार ये लैंड अगर एक्वायर करती है MIDC के लिए, इस प्लांट के लिए, तो उनका जो भी कहना है वो सुने, जो भी मुआवजा है उनको कंसल्ट करके मुआवजा दे, या तो फिर अगर वो देना चाहते नहीं देना चाहते इसकी सम्मति लेने के बाद ही दे। धन्यवाद इसी तरह मैडम, जस्ट 1 सेकेंड, वहां पर उसी एरिया में आष्टी में एक बिल पेपर मिल है। ये पेपर मिल की भी जगह है, त्रिवेणी लॉयड मेटल्स ने परचेस की है, तो उसी पर्पज से परचेस की है। लेकिन वहां भी 400 मजदूर काम करते हैं, 400 कामगार अगर काम करते हैं, अगर ये लैंड अगर ट्रांसफर दूसरे कंपनी को होती है तो 400 लोगों को रोजगार वहां मिलना चाहिए, ये उनकी मांग है। माननीय सदस्य श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश में उत्पन्न घरेलू गैस संकट के अत्यंत गंभीर विषय पर सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है, वहां उत्पन्न स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज देश का हर परिवार, चाहे वो शहर हो गांव हो, इस संकट से प्रभावित हो रहा है। महोदय, अभी हाल में 7 मार्च 2026 को 14.2 किलो की घरेलू LPG सिलेंडर के दाम 60 रुपये बढ़ोतरी की गई। आज दिल्ली में सिलेंडर 913 रुपये, बम्बई में 912, कोलकाता में 939 और चेन्नई में 928 रुपये 50 पैसे पहुँच गया है। केवल एक बार की ये वृद्धि नहीं है, बल्कि पिछले 11 महीने में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। इससे आम आदमी की रसोई पर सीधा भारी बोझ पड़ रहा है। इसके साथ ही महोदय, सप्लाई की गंभीर समस्या भी सामने है, जिसका असर उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में साफ दिखाई पड़ रहा है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और शिपिंग व्यवधान के कारण भारत में LPG आयात व्यवस्था प्रभावित हुई है। हमारा देश अपनी आवश्यकताओं का लगभग 65 से 90% LPG आयात करता है। परिणाम स्वरूप कई शहरों में और जिलों में लंबी वेटिंग लिस्ट बन गई है। उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों कस्बों में सिलेंडर की उपलब्धता से अधिक प्रभावित लोग हो रहे हैं। कमर्शियल स्थिति जो है, जो छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ढाबे हैं,
होटल हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, निम्नलिखित मांगे करता हूं कि घरेलू एलपीजी की कीमतों को तत्काल प्रभाव से राहत दी जाए, बढ़ोतरी वापस ली जाए, आंशिक सब्सिडी दी जाए। दूसरा, एलपीजी के आयात स्रोतों का विविधीकरण किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। तीसरा, देश में घरेलू उत्पादन और आपात भंडार को बढ़ावा दिया जाए जो वर्तमान में बहुत सीमित है। और चौथा, एनपीजी के नेटवर्क को तेज़ी से विस्तार किया जाए ताकि विशेषकर उत्तर प्रदेश के शहरों कस्बों में, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो। होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। साथ ही पारदर्शिता विपणन प्रणाली लागू की जाए। खास करके उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। महोदय, यह केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि देश के हर परिवार की रसोई जीवन यापन के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। अतः सरकार को इस पर तत्काल और प्रभावी धन्यवाद माननीय सदस्य। बहुत बहुत माननीय सदस्य प्रोफेसर वर्षा एकनाथ जी। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मुंबई में जो बर्मा सेल रेलवे लाइन के बाजू में स्थित जो हमारी झोपड़पट्टियाँ है उसको पुनर्वसन करने के लिए मैं यहाँ से आवश्यकता है इसका मैं शून्यकाल के माध्यम से जो है वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज मुंबई में कुर्ला से लेकर ट्रॉम्बे तक जो है वो रेलवे लाइन जा रही है। उसमें बर्मा सेल से लेकर ट्रॉम्बे तक हज़ारों परिवार जो है आज भय और असुरक्षा के वातावरण में सम्मानीय अध्यक्ष महोदय है। आज मध्य रेलवे के माध्यम से जो है उनको लगभग 3150 झोपड़ी को जो है वो नोटिस दिया गया है और तोड़ने की कार्रवाई के बारे में बात की जा रही है, योजना बनाई जा रही है। मुझे आपके माध्यम से विनती करनी है कि ये सिर्फ झोपड़ियाँ नहीं है सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, ये उनका घर है, वहाँ उनका परिवार रहता है, वहाँ उनके बच्चों का भविष्य रहता है और सबसे बड़ी बात है कि उनकी मेहनत और जीवन की कमाई वही वो घर है। हम ये चाहते हैं आज के शून्यकाल के माध्यम से कि उनके घरों को बचाया जाए, उनका पुनर्वसन किया जाए। मैं लगातार देख रही हूँ कि हर दिन नोटिस जाती है, हर दिन लोगों के मन में एक डर का माहौल पैदा होता है, कहीं ना कहीं हमारा आशय उजड़ जाएगा, ये वहाँ पे वातावरण पैदा हुआ है। मेरे आपके माध्यम से एक विनती है, मैंने मंत्री महोदय को, डीआरएम जो मध्य रेलवे के हैं उनको पत्र लिखा, उनको पर्सनली जाके मैंने विनती की कि आपको सबसे पहले तो इसका सर्वे करना चाहिए। सर्वेक्षण करने के बाद आपको इनके पुनर्वसन के लिए जो SRA या कोई अलग योजना है उसका काम करना चाहिए। हम मुंबई में लगातार सम्मानीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र शासन की जितनी भी जमीनें होती है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बीपीटी की हो, चाहे वो एविएशन की हो, चाहे वो डिफेंस की लैंड हो, उसके ऊपर जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। मैं एक ही मिनट बोलूंगी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि इन जो केंद्र सरकार की जमीनें हैं, ये 4-5 जमीनें जो है इनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई बातचीत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। आज लगभग आप देखोगे तो मुंबई में बड़े पैमाने पे हजारों लोग इस लैंड पे डिफेंस, एविएशन, रेलवे और जैसा मैंने कहा बीपीटी लैंड पे रहते हैं। इनके पुनर्वसन के लिए योजना होनी चाहिए और उनको वहीं पे रखना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में प्रस्ताव रख रही हूँ। माननीय सदस्य श्री नारायण दास अहिरवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से अपने जनपद जालौन लोकसभा क्षेत्र और बुंदेलखंड के बसोड़ बरार समाज से संबंधित एक अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित ध्यान कराना चाहता हूं। जालौन जिले में बसोड़ बरार समाज के परिवारों की संख्या हजारों में है, किंतु दिनांक 6 जुलाई 2024 को परियोजना निदेशक द्वारा शासन को प्रेषित पत्र संख्या 6 से 45 में यह उल्लेख किया गया है कि जिले में इस जात के लोगों की संख्या शून्य है। यह तथ्य न केवल सत्य से परे है बल्कि समाज विशेष के प्रति एक गहरी उपेक्षा और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। जब इस विषय में परियोजना निदेशक से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि 9 विकासखंड अधिकारियों ने लिखित रूप से यह सूचित किया कि उनके क्षेत्रों में बसोड़ बरार जात के लोग निवास नहीं करते हैं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले बसोड़ बरार समाज के नागरिकों ने आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मकानों की फोटो संकलन करते हुए लगभग 60 आवेदन पत्र मुख्यमंत्री के कार्यालय को प्रेषित किए।
जिनमें से केवल 12 आवेदन ही प्रस्तुत किए गए, जबकि शेष आवेदन छिपा दिए गए। यह अत्यंत निंदनीय, पक्षपातपूर्ण एवं प्रशासनिक त्रुटि है। इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य के कारण हजारों गरीब एवं पात्र बसोर परिवार के लोग मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे महत्वपूर्ण लाभ से वंचित हो गए हैं। परियोजना निदेशक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में विकास खंडवार संख्या भ्रामक एवं तथ्यहीन दर्शाई गई है। विशेष रूप से रामपुरा विकास खंड में बसोर बरार समाज की उपस्थिति को पूरी तरीका से नकार दिया गया है, जो कि सरासर अनुचित है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जालौन जिले में बसोर बरार समाज के सभी परिवारों को भौतिक सत्यापन कराया जाए तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उन्हें प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किया जाए। दिनांक 6 सितंबर 2024 के शासनादेश के अनुपालन में योजना के प्रभावी निष्क्रियान्वयन हेतु विशेष निर्देश जारी किए जाएं। बसोर समाज सहित अन्य वंचित वर्गों की संवैधानिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं समान अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए कठोर एवं प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय सदस्य श्री भारत सिंह कुशवाहा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर की एक अत्यंत गंभीर एवं जन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और इस समस्या है ग्वालियर शहर में समुचित ड्रेनेज व्यवस्था तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के अभाव की। माननीय सभापति महोदय, ग्वालियर एक ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा तेजी से विकसित होता हुआ शहरी क्षेत्र है, किंतु विडंबना है कि आज भी शहर के अनेक भागों में कच्चे नाले, जर्जर ड्रेनेज लाइनें तथा अनियोजित सीवेज व्यवस्था विद्यमान है। इन कच्चे नालों में गंदा पानी खुले में बहता है, जिससे मलेरिया और डेंगू, टाइफाइड एवं डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का प्रसार तेजी से होता है। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब, बुजुर्ग एवं बच्चों पर पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मानसून के दौरान स्थिति और भी विकट हो जाती है। जल भराव के कारण सड़कें एवं नाले एक दूसरे में मिल जाते हैं, जिससे नागरिकों का आवागमन बाधित होता है। कई स्थानों पर खुले एवं गहरे नालों को गिरने से नागरिकों की मृत्यु तक दुखद घटनाएं सामने आती हैं और बल्कि मानव जीवन के प्रति गंभीर लापरवाही का भी यह परिचायक है। विशेष रूप से लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डबरा क्षेत्र में नाले की समस्या अत्यंत गंभीर है, विशाल रूप धारण कर चुकी है, जहां प्रतिवर्ष जल भराव एवं असुरक्षित नालों के कारण जन धन की हानि होती है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर में उत्पन्न होने वाला अधिकांश सीवेज बिना किसी शोधन के नदियों एवं अन्य जल स्रोतों में प्रवाहित हो रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है तथा भूजल भी दूषित हो रहा है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु अमृत 2 एवं शहरी विकास मंत्रालय की अन्य प्रासंगिक योजनाओं तथा प्राकृतिक आपदा मद के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही ग्वालियर शहर में चरणबद्ध एवं समग्र ड्रेनेज नेटवर्क का विकास किया जाए तथा पर्याप्त क्षमता के आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएं। पुराने कच्चे नालों को पक्के नाले, सुरक्षित एवं ढके हुए ड्रेनेज सिस्टम में परिवर्तन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं शहरी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर शीघ्र एवं ठोस निर्णय लेगी। सभापति महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रिचर्ड वनलाल होंग इहाजी। Thank you, Madam, for giving me the chance to speak. I rise to draw the attention of this House to the poor condition of the National Highway 6, previously known as National Highway 54,
which is a stretch from Varengte to Sairang, particularly the Sairang to Konpui region. This road is the lifeline of my state, which is under the National Highway and Infrastructure Development Corporation. The work is being executed by number 1, Balaji Construction, number 2, Jandu Construction, and number 3, BR Goyal Construction Private Limited, all Delhi-based company. I have even met the NHIDCL officials and discussed about this issue. Every year during monsoon, we suffer a lot, like increase of price of many things and lack of several commodities due to the poor road condition. The work carried out by the said mentioned construction company are working very slow, and at their working speed will not be able to complete this work before monsoon. If work is not completed before monsoon, and like the previous years, we will be facing the same problem again. So, we the people of Mizoram do not want to face the same problem anymore. Therefore, I urge the ministry to carry out speedy and permanent improvement work on it. Thank you. माननीय सदस्य श्री विष्णुपद राय जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों के वासियों को अनुरोध है, प्रार्थना है माननीय मोदी जी से, अंडमान को डीम्ड यूनिवर्सिटी ना बनाया जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया जाए। किसी कारण से 16 फरवरी को अंडमान निकोबार पूरा बंद हुआ, पीसफुल बंद हुआ। भारत सरकार ने 14 से 21 तक 9 केंद्रीय विद्यालय स्थापना किया। लद्दाख में 1, दिल्ली में 2, आंध्र प्रदेश के 3, बिहार में 3। केवल यही नहीं है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में नया 7 यूनिवर्सिटी सेंटर दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनिवर्सिटी दिया गया, लद्दाख में 1 यूनिवर्सिटी दिया गया, पुडुचेरी को दिया गया। मेरा आपसे प्रार्थना है, माननीय मोदी से प्रार्थना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अंतिम स्थान में खड़ा है, जहां मोदी जी ने ऐसा बना रहा है, अगला हांगकांग सिंगापुर बना रहा है। अंडमान ऑयल एंड गैस निकल मिल चुका है। ये धरती को मैं अनुरोध करूंगा, धरती शहीद को धरती अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्रीय विद्यालय दिया जाए। जब तक ना दिया जाए तब तक पंडित जी यूनिवर्सिटी के साथ जारी रखे रहे, ये मेरा प्रार्थना। माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र कुमार जी। आपने मैडम शून्य पहर में आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति की एक मांग वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास लंबित है। 1950 के भारत सरकार के आदेश में लगे नोट में कुम्हार शिल्पकला का उपजाति में शामिल था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन में कुम्हारों का कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहने के कारण कुम्हारों को बाहर रखा गया था, जिसका परिणाम है कि आज कुम्हारों की स्थिति बिहार राज्य में बद से बदतर है। बिहार सरकार को अनुग्रह नारायण सामाजिक शोध संस्थान द्वारा समाज का एथनोग्राफी बिहार सरकार को सौंपा जा चुका है। कुम्हार जाति आज भी गांव में 90% लोग अशिक्षित हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर है और दलित और महादलित परिवार से भी गरीब है। मैडम, मेरा सदन से मांग है सरकार से कि कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति के श्रेणी में शामिल करने के लिए सरकार विचार करे और बिहार सरकार से भी सलाह करे और अन्य राज्यों की भांति बिहार राज्य में भी माटी कला बोर्ड के गठन की अनुमति का सहयोग प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, विशेषकर जो गोंडी भाषा हमारे देश में है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में, इसे स्थानीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने के संबंध में मेरा आग्रह है।
विशेषकर देश के 17 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समुदाय के लोग रहते हैं और इस समय 13 राज्यों में गोंडी भाषा लोग बोलते हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और दिल्ली में भी देश भर के लोग रहते हैं, इस भाषा का उपयोग करते हैं। और इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और राज्यों से बातचीत करके देश के बहुत बड़े भाग में, लगभग इसके पहले आज़ादी के पूर्व जो हमारा गोंड साम्राज्य हुआ करता था, इसमें जो क्षेत्र है, वहाँ की भाषा है, वहाँ की संस्कृति है, वो परंपरा है। आज भी देश भर में इस गोंडी जो पेंटिंग्स है उसका उपयोग करते हैं। देश में कई ऐसे अवार्डी हैं जिनको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड भी दिया है। ऐसे अनेक इस समुदाय के लोग काम करते हैं, परंतु उनकी पहचान उस भाषा के रूप में नहीं हुई। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की परंपरा को स्थापित करने के लिए अन्य भाषाओं को जो हमारे इसमें 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इस भाषा को, गोंडी भाषा को भी विशेष प्राथमिकता के आधार पर इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको शीघ्र निर्णय करे सरकार और 8वीं भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करें। माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं और एक अत्यंत लोक महत्व और अवलंबनीय तात्कालिक विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं और जो सहायिकाएं, जिनकी संख्या लगभग 12 लाख से ऊपर है, 12,93,000, आज वो अपने सभी राज्यों में केवल आज वो पोषण का काम नहीं कर रही केवल, या टीकाकरण में नहीं हैं, या माँ को उनके स्वास्थ्य के शिशु स्वास्थ्य के लिए या उनके बाल शिक्षा के लिए, गर्मियों में जब स्कूल बंद होता तब भी वो आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहते हैं। और जिस तरह से उस माँ से लेकर के गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को 3 से 6 साल के विकास में उनका योगदान है, और पल्स पोलियो से लेके चुनाव में बीएलओ की भूमिका है, लेकिन आज उनको मानदेय के रूप में मात्र कहीं 6,000 मिल रहा है, किसी राज्य में 8,000, कहीं 10,000। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे देश की इस आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायकों का एक मानदेय हो, और जिस तरह से उनको तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, योजनाओं में उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए, लागू करने के लिए वो काम कर रही हैं, उसमें निश्चित तौर से उनको नियमितीकरण पे करने पे विचार किया जाए। और आज जो उनका मानदेय है, और ये केवल एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को, अगर मातृत्व लाभ का 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है, लेकिन आंगनबाड़ी की बहनों को अगर वो गर्भवती हैं और बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 जो हमारी सरकार ने पास किया, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं के मानदेय और नियमितीकरण, उनको मातृत्व लाभ का अवकाश मिलना चाहिए। धन्यवाद। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।